माय लवली एटम्स, हेलो मेरी एटम्स आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप आप सबकी हेल्थ भी ऑसम होगी। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आपके लिए फिर से एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। तो 9th क्लास ये सेशन तुम लोगों के लिए है और तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे सिलेबस की तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके स्कूल के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। या तो वो डायरेक्ट सवाल एनसीईआरटी के उठा के या उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाके घुमा फिरा के वही चीजें आप लोगों से पूछते हैं। तो हमने सोचा हम आपको उमंग सीरीज के थ्रू रिवीजन करा रहे हैं, हर एक टॉपिक का डिटेल से वन शॉट के थ्रू भी रिवीजन करा रहे हैं। सवाल की और प्रैक्टिस करने के लिए हम सारे एनसीईआरटी सवाल भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो जितने भी इनटेक सवाल आते हैं वो सब मैं आप लोगों के लिए आज सॉल्व करने वाली हूं, और आप लोग इससे बहुत फायदा उठा सकते हो और अपने रिवीजन को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि मैम ने रिवाइज करा दिए सारे कॉन्सेप्ट्स, अब तो चीजें और भी आसान हो गई, ताकि इज मैटर अराउंड अस प्योर में आप एक भी नंबर, एक तो छोड़ो आधा नंबर भी लूज ना करो। ठीक है, तो एजी मैम के साथ ये सेशन करने के लिए हो तैयार? हो जाए विद हाई फाई, हो जाए। यस यस एटम्स, चलिए फिर ऑल डन ऑल वेल स्टार्ट करते हैं। ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्लीज याद रखिए जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो आपके सिलेबस से सीबीएसई ने हटा दी है, तो उससे पहले जितना भी सिलेबस है वही हम कवर करेंगे। एक मोटिवेशन की डोज के साथ शुरू करते हैं, जो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि एटम्स आर्मी के हर एक मेंबर को फॉलो करनी है, और वो क्या है? आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। तो बच्चों, लाइफ में कभी मन भी करे ना कि क्विट कर देते हैं यार, गिव अप कर देते हैं, अपने आप को क्या बोलना है कि मेरे को उतना ट्राई करना है, वहां तक पहुंचना है कि जिस दिन मैंने जब वो अचीव कर लिया ना, वो सारी जितनी भी मेरे को परेशानियां आई है, जो भी वो टाइम लगा था जब मेरे को लगा मेरे को छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, यू विल रियलाइज वन डे कि अच्छा हुआ तुमने उस फेज को पास कर लिया, इसलिए तुम आज ऐसी जगह पे हो विच इज गिविंग यू फ्रूटफुल रिजल्ट, कि तुम लाइफ में काफी सक्सेसफुल हो गए हो, तुम लाइफ में चीज़ों पे बेटर होल्ड कर पा रहे हो। तो मैं हमेशा बोलूँगी अपने गोल्स तक पहुँचना है तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि सैचुरेशन आ गया है, बहुत बार मन करेगा गिव अप कर देते हैं, बट एटम्स आर्मी गिव अप करने वालों में से नहीं है। वो वहाँ पे पहुँचेगी एंड दे लुक बैक, और उनको क्या लगेगा? अच्छा हुआ हमने वो स्ट्रेंथ दिखाई, हमें अपना ट्रू पोटेंशियल पता चला है, हमें पता चला है कि हम तो इससे बहुत ज़्यादा कर सकते थे, हम तो एवं ही परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल 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 नहीं करना है, गिव अप करने के बारे में मत सोचना। यस, तो चलो एनसीईआरटी के सारे सवाल बारी बारी से लगा लेते हैं। पहला सवाल है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। अब बताओ, अनुभा मैम को टी बनाने के लिए बोल रहे हैं। अनुभा मैम तो एनीवे आपकी क्या है, टीचर, जिनको टी चाय बहुत पसंद है। तो ये सवाल तो मेरे लिए मतलब इमेजिनेशन से भी अच्छा है। हाँ बढ़िया, चाय बनाएंगे, चाय का मन भी कर गया, चाय पियेंगे इसके बाद। चाय बनाते हैं और उनमें ये सब वर्ड यूज करने हैं, सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिजोल्व, सल्यूबल, इनसल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू। तो चलो चाय बनाते हैं मिलके। तो सबसे पहले चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैंने सॉल्वेंट ले लिया, वाटर। चाय बनाने के लिए सबसे पहले वाटर बॉईल करना पड़ता है ना, तो आप बोलो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, वाटर बॉईल किया, विच एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सेकेंड स्टेप मैंने इसके अंदर क्या डाला, शुगर डाली। ठीक है, तो शुगर और जब वाटर मिक्स हो जाता है तो क्या बनता है, सोल्यूशन। तीसरा स्टेप, फिर आपने उसके अंदर क्या डाली, टी लीव्स। ठीक है, टी लीव्स डाल के जैसे ही आप बॉईल करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका ऐसा सोल्यूशन बनेगा जिसके अंदर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास टी लीव्स नाम के क्या होंगे, रेजिड्यू उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। टी लीव्स क्या होगी, इनसल्यूबल होगी। ठीक है, शुगर जब आप डालोगे सल्यूबल हो गई शुगर पानी के अंदर, और आपको एक सोल्यूशन मिल गया। फिर आपने टी लीव्स डाली, उस सोल्यूशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनसल्यूबल है टी लीव्स, और वो ऐसे प्रेसिपिटेट आउट करने लगती है। चौथे स्टेप में आपने उसके अंदर मिल्क डाला और अच्छे से उसको मिक्स किया, चाहो तो जिंजर विंजर भी डाल सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, चाय को और अच्छे से बॉईल करेंगे, तो उसके अंदर क्या हुआ, टी सोल्यूशन, टी विद मिल्क, एंड देन टी लीव्स विद मिल्क एंड वाटर, एंड देन आपका इनसोल्यूबल क्या बच जाएगा, टी लीव्स। अब आप बोलोगे बॉईल करने के बाद
अब इसको क्या कर लो, फिल्टर कर लो। जैसे ही आप फिल्टर करोगे आपके पास फिल्ट्रेट क्या बच जाएगा, टी बच जाएगी, ठीक है, चाय बच जाएगी जो पूरी तरीके से एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना के दे रही थी। और आपकी जो छन्नी है, जो स्ट्रेनर है, उस पे रेजिड्यू बच जाएंगे एंड दोज रेजिड्यू विल बी टी लीव्स। अगर आपने जिंजर ग्रेट करके डाली है तो जिंजर भी बच जाएगा। तो एक तरीके से कुछ नहीं, मुझे कहानी लिखनी थी चाय बनाने की विद ऑल ऑफ दीज वर्ड। ये डिजोल्व हो जाता है, शुगर डिजोल्व हो गई जैसे कि, ठीक है। सल्यूट कौन है मेरे, सल्यूट आप मेंशन कर दो कि मेरे शुगर सल्यूट का काम कर रही है जो कम अमाउंट में है, और टी लीव्स मेरे सल्यूट का काम कर रहे हैं सो एज मिल्क। मिल्क आप ज्यादा अमाउंट में डालते हो तो आप वो सॉल्वेंट की तरह भी यूज कर सकते हो, बट बाय द वे बाकी सब सल्यूट है। ये सॉल्वेंट हो गया, मिक्स करोगे सोल्यूबल टी मिल गई, इनसोल्यूबल टी लीव्स मिल गई, फिल्ट्रेट में मेरे को टी बनी हुई तैयार हो गई, और रेजिड्यू में मेरे को टी लीव्स मिल गए। ठीक है, पूरा चाय बनाने की मैंने रेसिपी बता दी है। किसी ने नहीं बनाई अब तक तो अब आराम से बना सकते हो। है क्या कोई ऐसा जिसको चाय बनाना नहीं आता? कोई बात नहीं, सीख लो। छोटी छोटी चीजें ना आनी चाहिए, सर्वाइवल मोड, चाय बनाना, मैगी वैगी बनाना, मैगी इज नॉट हेल्दी, दो छोटी मोटी और चीजें बनाना, ठीक है। चलो, प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of the substance dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. प्रज्ञा के पास ना ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस थे, जैसे उसके पास एक था पोटाशियम नाइट्रेट, ये कलर दिख रहा है आपको, पोटाशियम नाइट्रेट, फिर था सोडियम क्लोराइड, फिर था पोटाशियम क्लोराइड, फिर था अमोनियम क्लोराइड। 4 अलग अलग सब्सटेंस थे, उनकी क्या दी हुई है, सॉल्युबिलिटी। मतलब जब उसने 283 केल्विन टेम्परेचर पे लिया तो उसने देखा 21 ग्राम, ग्राम में है ये, 21 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं मैक्सिमम कितना अमाउंट सोल्यूट का ऐड कर सकती थी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। और आप देख रहे हो जैसे टेम्परेचर बढ़ा 283 से 293 केल्विन, 313, 333, 353, टेम्परेचर उसने बढ़ाना शुरू कर दिया, उसको हीट करना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हो अब 21 नहीं 32 ग्राम ऐड कर सकती थी, मैक्सिमम 62, 106, 167 ग्राम तक ऐड कर सकते थे जब टेम्परेचर इतना लेके गए। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से आप किसी सोल्यूशन में सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब आप हीट करते हो टेम्परेचर लगने से पार्टिकल इधर उधर जाने लगते हैं। पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल इधर उधर जाएंगे और स्पेस क्रिएट हो जाएगा उस सोल्यूशन के अंदर, और इसकी वजह से आप उसके अंदर और सोल्यूट ऐड कर पाओगे। ये मैं उमंग सीरीज में सब पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें। तो देख लेते हैं इस पे क्या सवाल पूछा है। सवाल हमसे पूछा है सबसे पहले, व्हाट मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, दिस इज पोटाशियम नाइट्रेट, would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin. 313 केल्विन यहाँ पे है टेम्परेचर। बात किसकी कर रहा है, पोटाशियम नाइट्रेट की। ये रहा पोटाशियम नाइट्रेट, ये गिवन है 62 ग्राम। क्या 62 ग्राम आंसर है? नहीं बच्चों, मैंने आपको बताया ये सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व बताती है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मुझे पूछा 50 ग्राम पानी में, 50 ग्राम सॉल्वेंट में, तो बस अब यूनिटरी मेथड लगाने कुछ नहीं करना। जब मेरे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट था, वाटर था, दैट नीड्स 100 ग्राम ऑफ वाटर नीड्स कितना चाहिए उसको, 62 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट। 1 ग्राम होता तो कितना चाहिए होता, 62/100। मेरे पास है सिर्फ 50 ग्राम, तो उसको कितना चाहिए होगा, 62/100 इंटू 50। कैंसिल कर दो, ये गया 2 पे, फिर गया 2 इंटू 3 6, तो 1 कम 2, 31 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कि मैक्सिमम 31 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हो अगर आप 50 ग्राम पानी लेके चलते हो। तो मैंने यूनिटरी मेथड लगा के तुम्हें समझा दिया ये, राइट। अगला पार्ट देखें बच्चों क्या पूछा है। अगला पार्ट हमसे पूछा है
Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cool? Potassium chloride 353 Kelvin. पोटाशियम क्लोराइड है ये, 353 केल्विन है ये। तो आप देख रहे हो पोटाशियम क्लोराइड वो मैक्सिमम 350 केल्विन 353 केल्विन पे 54 ग्राम डिसॉल्व कर सकती थी, हाँ कि नहीं? हाँ। तो उसने बोला उसने उसको ठंडा कर दिया। ठंडा करोगे तो देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 333 313, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इस पे 54 कर सकते थे, लेकिन अगर इतने टेम्परेचर पे आ गया तो सिर्फ 46 डिसॉल्व होता। अगर ठंडा होकर इतने टेम्परेचर पे आ गया तो सिर्फ 40 ग्राम डिसॉल्व होता। मान लो 313 केल्विन तक कूल डाउन कर लिया, इस टेम्परेचर से यहाँ आ गए ठंडा करके, तो यहाँ पे तो 54 था, यहाँ 50 था, तो अमाउंट में डिफरेंस कितने का हुआ? 14 ग्राम का। वो कहाँ गया? वो प्रेसिपिटेट आउट होने लगा। तो जब आप कूल डाउन करते हो तो क्या होता है, कोई सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उस सोल्यूशन के अंदर डिक्रीज करने लगती है। अब मिल नहीं सकता, घुल नहीं सकता, तो वो निकलने लगेगा सॉलिड की फॉर्म में, उसके प्रेसिपिटेट आपको ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखने लगेंगे। ठीक है, आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। नमक में पानी में नमक मिला के मैक्सिमम डिजोल्व कर लो, फिर हीट कर लो, ठंडा करने देना, जब एक बार सैचुरेट होके ठंडा करोगे तो वो ऐसे उसके प्रेसिपिटेट वापस आने लगते हैं, सो एज शुगर। ठीक है, तो आप ये घर में भी करके देख सकते हो, और हम पढ़ ही चुके। अगर टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखो सॉल्युबिलिटी से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं किस वाले सोल्यूशन की बात कर रही हूँ? जिसमें सॉलिड लिक्विड में मिलाया तुमने, जिसके सारे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने थे। ठीक है, अगला पार्ट है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। 293 केल्विन पे आ जाते हैं। तो बच्चों 293 केल्विन कहाँ दिख रहा है? ये रहा। 293 केल्विन पे सारे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी थी, बता दो। पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम डिसॉल्व होगा इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पोटेशियम क्लोराइड 36 ग्राम डिसॉल्व होगा इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पोटेशियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड था, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम डिसॉल्व होगा इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम डिसॉल्व होगा इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर एट दिस टेम्परेचर। फिर पूछा सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है? दिख ही रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। वो कौन है? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कैरी करता है, मतलब उसका सबसे मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इट हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हियर। सिंपल है ना बॉस, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है सवाल, आसान सवाल है। ठीक है, अगला पार्ट कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ये अभी मैंने बता ही दिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसमें जितना भी सॉल्वेंट था, जैसे यहाँ पे पानी था, उसके अंदर बेसिकली क्या था? सॉल्ट डिसॉल्व था, या कोई भी सल्यूट हमने डिसॉल्व करके रखा हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे डिसॉल्व था। जैसे ही तुम इसको हीट करते हो बच्चों, तो होगा क्या, इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ये इधर 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 मूव करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल भी इधर उधर मूव करेंगे, तो इनके बीच में ना, सॉल्वेंट के बीच में और नई जगह क्रिएट हो जाती है, तो आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जगह और बन गई ना, और सॉल्ट ऐड कर पाओगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी, टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी भी घटी, तब वो प्रेसिपिटेट आउट होने लगता है। इज दैट क्लियर? सारे ऑप्शंस हमने कवर कर लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। काफी अच्छा सवाल था, मुश्किल नहीं था। अगर आपने मेरे लेक्चर फॉलो किए टाइम टू टाइम, हमने पूरा बहुत ढंग से पढ़ाई की है इसके बारे में। ठीक है, अब अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। सवाल है एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जांपल्स। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताना हो, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके। जैसे आप बच्चों का दिमाग, अगर मैं 2 घंटे लगातार केमिस्ट्री पढ़ा दूं तो आप क्या बोलोगे? बस करो मैम, हो गया, है ना? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते एट दैट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से तो कर पाओगे बढ़ाने से। ठीक है, तो इट विल बी, यही सॉल्युबिलिटी को बताता है।
the maximum amount of solute, the maximum amount of solute that can be added at that temperature. The maximum amount of solute that can be added in a solution at that temperature. टेम्परेचर के साथ नो छेड़छाड़. अब एग्जाम्पल देना है, आप नमक का एग्जाम्पल दे दो कि नमक जो है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा, 36 ग्राम में मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकती हूँ इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर. कोई भी आप एक ये टेम्परेचर ले लो, जैसे 298 केल्विन ले लें, क्या 293 कुछ इतना ले लो, 293. ठीक है, 293 पे देखो मैं मैक्सिमम 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकती हूँ. 293 का मतलब हो गया 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू रूम टेम्परेचर. 20 या 25 डिग्री को मानते हैं. ठीक है, ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एनी डाउट? 293 केल्विन क्या हो जाएगा, मैं 273 माइनस कर दूं, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, विच इज 20 डिग्री सेल्सियस. तो दैट इज इट. फिर मुझे बताना है प्योर सब्सटेंस क्या होता है. तो बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हो, दैट हैज सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स रिपीटेड. ठीक है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स रिपीटेड. सेम काइंड ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर रिपीट होते हैं. प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, या तो एलिमेंट या कंपाउंड. एलिमेंट जिसमें सेम एटम रिपीट होते हैं, एलिमेंट अपने आप में एटम से बना है तो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है. कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूल रिपीट होते हैं. दे ऑल आर होमोजीनस इन नेचर, दे विल लुक सेम थ्रू आउट इट. ठीक है, कोलॉइड की बात करें, कोलॉइड क्या है? कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर विच लुक्स लाइक होमोजीनस. कोलॉइड है तो हेट्रोजीनस बट होमोजीनस जैसा दिखता है. उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. तो फिर होमोजीनस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इतने बड़े होते हैं कि हम उनको माइक्रोस्कोप से आसानी से देख पाएंगे. होमोजीनस होने के लिए उनके पार्टिकल के साइज को 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम का होना पड़ता है, जो कोलॉइड नहीं होते. इनके पार्टिकल का साइज होता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर. तो जैसे कि ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, अब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, मिल्क में आपको फैट पार्टिकल तैरते हुए नजर आएंगे, ब्लड में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल आपको दिखाई देंगे. तो दीज आर द हेट्रोजीनस मिक्सचर विच लुक्स लाइक होमोजीनस मिक्सचर. ठीक है, दैट हैज अ पार्टिकल साइज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर. वी कैन नॉट see it by naked eyes but by a good microscope. They show very good Tyndall effect. Tyndall effect क्या होता है कि इनके पार्टिकल पूरी तरीके से सस्पेंडेड है सोल्यूशन में. जैसे लाइट पड़ेगी, लाइट स्कैटर करेगी और वो पाथ आपका विजिबल हो जाएगा. यही टिंडल इफेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड मेकिंग दैट पाथ विजिबल. मेरे को इस कमरे में ये सारी लाइट्स, ये दीवारें सब क्यों दिख रही है? कि जितनी भी लाइट इससे टकरा रही है, स्कैटर होके मेरी आंखों तक पहुंच रही है. अब वही लाइट जो ऑब्जेक्ट पे टकराई वो मेरे को पहुंची, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देगा. सो एज द पाथ ऑफ द सोल्यूशन आई विल बी एबल टू सी. समझ गए? चलिए, गुड. सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज ट्रू हेट्रोजीनस मिक्सचर. ये असली मायने में क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है. ठीक है, ये असली मायने में हेट्रोजीनस मिक्सचर है. दिस इज ट्रू हेट्रोजीनस मिक्सचर क्योंकि इनके पार्टिकल को तुम नेकेड आई से देख पाओगे. मोर देन 100 नैनोमीटर इसके पार्टिकल का साइज होता है. एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, चॉक पाउडर को डाल दो तुम किसमें? पानी में. सॉइल को डाल दो तुम पानी में. ठीक है, उसके पार्टिकल्स आसानी से देंगे, दिखाई देंगे. हेट्रोजीनस क्यों है? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है. नीचे सॉल्ट पार्टिकल, सॉरी चॉक पार्टिकल ज्यादा है, ऊपर पानी ज्यादा है. यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी नहीं है, कॉम्पोजिशन नहीं है. दिस इज वन ऑफ द रीजन. क्या? तो डन डन डन, इजी पीजी. हाँ जी बच्चों, आसान था. चलिए, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक है, लिख लेते हैं. अगर मैं सोडा वाटर की बात करूं, सोडा वाटर कार्बोनेटेड वाटर है और सोडा वाटर किस कैटेगरी में आएगा? होमोजीनस. ठीक है, फिर वुड की बात करूं, वो आएगा हेट्रोजीनस क्योंकि उसमें सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट नहीं रहती. कहीं पे कॉम्पोजिशन पार्टिकल्स की, सेलुलोज स्टार्च की ज्यादा है, कहीं पे पानी ज्यादा है. समझ रहे हो? पानी भी होता है उसके अंदर. एयर की बात करूं, अच्छा ये ट्रिकी सवाल है कि एयर हम प्योर एयर की बात कर रहे हैं कि पोल्यूटेड एयर की बात करेंगे. तो जनरली एयर को हम होमोजीनस मिक्सचर ही लिखते हैं क्योंकि एयर की डेफिनेशन सेज कि एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ
गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट बहुत सारे बुक में इसको हेट्रोजीनस भी लिखा होता है बिकॉज इट हैज pollution like dust particles, it has smoke particles and etc. ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉइल की, सॉइल में तो आपके अलग अलग तरीके की मिट्टी मिली होती है, फिर कुछ ग्रिट्स पेबल्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट के पार्टिकल्स, प्लांट्स जो लीव्स है उसके सब भी होते हैं, तो ये भी होमोजीनस नहीं हेट्रोजीनस की कैटेगरी में आता है। व्हेन आई टॉक अबाउट विनेगर बच्चों, सिरका, दिस इज होमोजीनस मिक्सचर। एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड पानी में मिलाते हैं हम, तब जाके विनेगर बनता है और वो सावर लगता है हमें खाने में। फिल्टर टी, चाय को छान लिया, अगर चाय को छान लिया तो फिल्टर टी तो हमारी होमोजीनस ही होगी। दैट्स इट, डन डनाडन। ठीक है, दैट्स इट, डन डनाडन। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो सोल्यूशन में, एक बार एनसीईआरटी में देख लेना विच अप्रोच एनसीईआरटी इज टेकिंग, क्योंकि वो हेट्रोजीनस लिख रही है एयर को। मैंने बोला दोनों हो सकता है, बट वी नीड टू सी द अप्रोच कि आप कौन सी वाली एयर की बात कर रहे हो, प्योर के इन जनरल जो एयर है। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट इसको ध्यान रखना। अगला पार्ट है बच्चों, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। तुम्हें कलरलेस लिक्विड दिया है, तुम बताओ, अरे भैया ओ भैया क्या ये पानी है? पानी है तो बता दो, पानी क्या होता है? एक प्योर है, प्योर सब्सटेंस है ना, H2O। पानी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, और क्या है? कंपाउंड है। जो भी प्योर सब्सटेंस है ना, दे हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट एंड दे हैव अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि पानी लिक्विड है, इसको तुम हीट करोगे, इट विल नॉट लीव एनी रेजिड्यू और कंप्लीटली बॉइल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक कंपाउंड का या एक एलिमेंट का एक फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, और वो उसी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट में पूरी तरीके से अपने स्टेट को कन्वर्ट कर लेगा विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यू। रेजिड्यू बच गया मतलब वो मिक्सचर था, उसके अंदर पानी भी और नमक भी हो सकता है, तो पानी तो चला गया, नमक बच गया। ठीक है, इट हैज अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। तो पहला तो पूरी तरीके से वो वाटर में, आई मीन वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल नॉट लीव एनी रेजिड्यू, नो रेजिड्यू लेफ्ट। ठीक है, और दूसरी बात ऑब्वियसली इट विल हैव अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर इसको बॉइल करोगे, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है ना, और उस 100 डिग्री पे टेम्परेचर काफी टाइम तक फिक्स रहता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है। फिक्स रहने का मतलब उस पे उसको जितने भी हीट दे रहे हो वो उसको यूटिलाइज करेंगे टू ब्रेक देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सके, जिसको तुम लोग लेटेंट हीट बोलते हो, हिडन हीट बोलते हो। ठीक है, तो ये जो है ये नेसेसरी कंडीशंस है, आप सबको पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम में लिख के आनी चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना तो दिक्कत परेशानी हो सकती यो बच्चों। एंड आई एम श्योर आप नहीं चाहते कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, है ना। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। Which of the following materials fall into the category of a pure substance? प्योर सब्सटेंस कौन होते हैं? एलिमेंट या कंपाउंड। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए आइस के बारे में बताइए, आइस क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म है, तो ये क्या है? एक एलिमेंट है। प्योर है? डेफिनेटली एलिमेंट नहीं है, सॉरी कंपाउंड है। ठीक है, मॉलिक्यूल से बना होता है, वो कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड है तो वो प्योर है। वैसे मुझे बस इतना बताना है प्योर है कि नहीं, तो कंपाउंड क्या होता है बच्चों? प्योर होता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आइस के बाद मिल्क पे। मिल्क क्या है? मिल्क एक मिक्सचर है, तो हम सिर्फ आइडेंटिफाई करके यहाँ पे टिक कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मिल्क क्या है? मिल्क एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट, है ना, शुगर, तो वही सब होता है, बैक्टीरियाज। आयन एक प्योर सब्सटेंस है, आयन एक एलिमेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है वो एक प्योर क्या होता है? कंपाउंड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, तो कंपाउंड प्योर होगा। मर्करी एलिमेंट है, ब्रिक मिक्सचर है, वुड मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है ना। मुझे सिर्फ एलिमेंट और कंपाउंड बताने थे, क्योंकि ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। डन डन डन। अगला सवाल है बच्चों, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉइल है क्या? सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं।
सॉइल नहीं है, सी वाटर है। एयर, हाँ एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अगेन प्योर एयर की बात करें तो। सोडा वाटर इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सोल्यूशन का मतलब है होमोजीनियस मिक्सचर, तो सी वाटर है, एयर है, एंड देन सोडा वाटर है, ठीक है। यस, सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर। एयर को यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर माना है मतलब, तो वही आप देख रहे हो कहीं पे एयर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखा है, कहीं को होमोजीनियस लिखा है, तो अपनी सुविधाओं के हिसाब से आंसर बदल देते हैं। मेरी माने तो एयर की डेफिनेशन में लिखा होता है इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एज अ मेन गैस एंड देन ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। आप मेंशन कर सकते हो प्योर एयर मीन्स दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट कौन दिखाते हैं, कोलॉइड दिखाते हैं सबसे बेस्ट, और सस्पेंशन दिखाएंगे ओनली व्हेन, सस्पेंशन सिर्फ तब दिखाते हैं जब आप मिक्सचर को अनसेटल्ड फॉर्म में लेते हो, मिक्स करके ऐसे सडनली, नहीं तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर तो ऊपर एक प्योर सब्सटेंस बच जाएगा, तब मुश्किल हो जाएगी लाइट को स्कैटर करने में। सॉल्ट सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं दिखाते, सिर्फ हेट्रोजीनियस दिखाते हैं, ठीक है। मिल्क दिखाएगा कोलॉइड है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगेन होमोजीनियस मिक्सचर है, नहीं दिखाएगा। स्टार्च सोल्यूशन डेफिनेटली दिखाएगा। स्टार्च सोल्यूशन आपका जैसे राइस, जब आप पानी में वॉश करते हो तो वो राइस वाटर बच जाता है ना, दैट इज स्टार्च सोल्यूशन, इट हैज स्टार्च, ट्रांसलूसेंट बनता है क्योंकि वो कोलॉइडल सोल्यूशन है, ठीक है, इट इज द कोलॉइडल सोल्यूशन। इज दैट क्लियर बच्चों? अभी तक अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली आप सबको आंसर दे पाऊंगी। हाँ जी प्लीज बता दीजिए। डन, सॉर्टेड, बता दो कोई हेल्प चाहिए तो, ठीक, कमेंट करके बता देना। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सोडियम एक एलिमेंट है, एक मेटल है, सॉइल एक मिक्सचर है, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है? ऐसे लिखेंगे तो चलेगा। मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ए क्या है, एलिमेंट है, बी क्या है, मिक्सचर है, शुगर सोल्यूशन क्या है, अगेन मिक्सचर है, डी है सिल्वर, सिल्वर एक मेटल है, मेटल एक एलिमेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, एफ क्या है, टिन, टिन भी क्या है, एक मेटल है, मेटल का एम मत लिखना, एलिमेंट के बेस पे बताना है, मेटल नॉन मेटल नहीं पूछा, तो टिन क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। फिर जी पार्ट सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है। कोल क्या है, मिक्सचर है जिसमें एक मेन कार्बन होता है, बाकी कुछ गैसेस और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन सल्फर ये सब भी मिला होता है। एच के बाद आई, एयर क्या है, मिक्सचर है डेफिनेटली। जे क्या है, सोप, सोप भी एक मिक्सचर है। के है मेरा मीथेन, CH4, मीथेन एक कंपाउंड है। उसके बाद एल क्या है, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड हैज अ फिक्स फॉर्मूला। एल के बाद एम क्या है, ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, मिक्सचर होता है, थोड़ी देर पहले बताया, ब्लड क्या होता है, मिक्सचर होता है। ब्लड हैज प्लेटलेट्स, ब्लड हैज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, ये सब इसके अंदर होता है, प्लाज्मा भी होता है, लिक्विड जो होता है, तो वो एक मिक्सचर है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप लोग आराम से कर लोगे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इसमें से मुझे केमिकल चेंज ढूंढने हैं। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट जब ग्रो करता है वो हार्मोनल कॉम्पोजिशन उनकी बदलती है ना, तो वो डेफिनेटली एक केमिकल चेंज है। बी पार्ट, रस्टिंग ऑफ आयन, डेफिनेटली केमिकल चेंज है, क्योंकि आयन जो है एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयन का ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड बनाएगा, विच इज अ केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयन फिलिंग्स एंड सैंड, दो चीजों को मिला रहे हो, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड डेफिनेटली केमिकल चेंज है, क्योंकि आपके खाने के जितने कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन बदल जाती है। डाइजेशन ऑफ फूड डेफिनेटली केमिकल चेंज है, क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलेगी एज अ बाई प्रोडक्ट, CO2 निकलेगी, वाटर निकलेगा, ठीक है। एफ ऑप्शन की बात करें, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में बदल गया, तो ये तो फिजिकल चेंज है ना। जी ऑप्शन, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, डेफिनेटली वो फिजिकल केमिकल दोनों है। केमिकल क्यों है, क्योंकि जब आप कैंडल को बर्न करोगे उसके विक के आसपास जितना भी कैंडल का वैक्स है ना वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही होगा उसको इतनी एनर्जी मिल गई तो वो जल जाता है, और जलेगा तो एनर्जी निकलेगी, आप कैंडल के पास लेके जाओ गर्म लगेगा आपको, CO2 गैस निकल रही है, वाटर वेपर निकल रही है, तो डेफिनेटली केमिकल चेंज है।
ऑल सॉर्टेड? कर लोगे? आसान था कि नहीं पहले बताओ? अब तो इन सवालों पे आपकी होल्ड आ गई होगी, आप अच्छे से इनको सॉल्व भी कर पा रहे होगे, तो बस पूरे नंबर तो आएंगे ही आएंगे बच्चों। अब आपको क्या दिक्कत, अब आपको क्या परेशानी? आपकी एजी मैम और बाकी टीचर्स तो हैं ही आपके साथ। तो वेदांतु चाहे 9th हो 10th हो, सब सॉर्टेड है बच्चों। एंड 9th में आप पढ़ लो हमसे, 10th में पढ़ लो, 11th 12th में मैं भी दोबारा आप लोगों से मिलने वाली हूँ। मैं अब आप लोगों को नीट भी पढ़ा रही हूँ, तो आप वहाँ पे भी डेफिनेटली पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क है, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सोल जो एक टाइप का कोलॉइडल सोल्यूशन है, फिर प्रॉपर सोल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, और सस्पेंशन। इन तीनों का, सोल मतलब सॉलिड इन लिक्विड टाइप का कोलॉइड बताना है, सोल्यूशन बताना है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल देना और सस्पेंशन का। आई थिंक इट्स वेरी इजी। आप इस होमवर्क के आंसर को आसानी से कर पाओगे और मुझे बता पाओगे। आई एम डेड श्योर अबाउट दिस, है ना? तो दे देना। सेशन कैसा लगा प्लीज बता देना। इस कम्युनिटी को और बड़ा बनाते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, Anubha_AG_, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। तो प्लीज डू फॉलो, इट्स काइंड ऑफ रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग टच में रहें। आई होप मैं आपको बेटर तरीके से गाइड कर सकूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अच्छे से निभा सकूं, कि यहाँ की जर्नी एंड पे आ गई है तो क्या, 11th 12th में तो हूँ मैं, एंड 9th 10th पढ़ाया है तुम्हें, तो गाइड तो तुमको करूंगी। तो कीप फॉलोइंग मी, कीप लविंग दिस चैनल। उसके लिए शेयर कर देना इस वीडियो को, और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो, एंड लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो होमवर्क का आंसर प्लीज दे देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई जर्नी में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता एटम्स।